कॉम्प्लेक्स नंबर की जरूरत क्यों पड़ी, कॉम्प्लेक्स नंबर में कौन कौन सी संख्या आती है, इन सभी की जानकारी आज हम लेंगे। कॉम्प्लेक्स नंबर में कॉम्प्लेक्स नंबर की जानकारी क्यों पड़ी, हम लोग 10th में पढ़े थे द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण हमने 10th में पढ़ा था द्विघात समीकरण ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, जिसमें x बराबर हम पढ़े थे माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, जिसमें डिस्क्रिमिनेंट विवेचक, जिसे विवेचक कहते हैं, इसे b द्वारा डिनोट करते हैं, विवेचक बराबर होता है बी स्क्वायर बराबर माइनस 4ac। हम ये 10th में पढ़े थे, वहां हम पढ़े थे कि b का मान जब 0 से बड़ा हो तब हम हल निकाल ले रहे थे। जब d का मान 0 के बराबर था तब हम समीकरण का मान निकाल ले रहे थे, लेकिन जब हमारा d का मान 0 से छोटा हो जा रहा था तो हम समीकरण का मान नहीं निकाल पा रहे थे। आखिर क्यों? जब d हमारा 0 से कम हो जा रहा था, अर्थात ऋणात्मक संख्या प्राप्त हो रही थी d का, तो हमें रूट में ऋणात्मक संख्या प्राप्त हो रहा था, जो कि हम 10th में नहीं जानते थे। वहीं हम आज कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़ेंगे कि इसका सॉल्यूशन आपको कॉम्प्लेक्स नंबर में मिल जाएगा। जब दिक्कत आता है तो बोलो ना, अरे लंबा मतलब संभव हम सबसे पहले नेचुरल नंबर के बारे में जानते हैं। नेचुरल नंबर गिनती की संख्या को कहते हैं, जिसे n द्वारा डिनोट किया जाता है, जिसमें 1 2 3 4 5 से लेकर इंफिनिटी तक आता है। उसके बाद 0 की जरूरत पड़ी, तो नेचुरल नंबर में जब हम 0 मिला दिए तो वह एक होल नंबर बन गया। होल नंबर में केवल 0 मिला, नेचुरल नंबर में 0 मिला दिया गया, तो 0 1 2 3 4 5 6 जैसे इंफिनिटी तक जाता है। उसी तरह इसके बाद हमें ऋणात्मक संख्या की जरूरत पड़े तो ऋणात्मक को मिला दीजिए, तो जब होल नंबर में हम ऋणात्मक साइन डाल दिए तो वह इंटीजर बन गया। उसमें प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 प्लस 1 भी आता है, प्लस 2 भी आता है, प्लस 3 भी आता है, डैश डैश करके इंफिनिटी तक भी जाता है। उसके बाद हमें बाटा के रूप में नहीं प्राप्त होता, जैसे कि हम बाटा को किस संख्या में लिखे तो उसे हम रेशनल नंबर में ले आए, दशमलव वालों को रेशनल नंबर में ले आए। उसी तरह हमने देखा कि उसी तरह जब पाई आया, √2 आया, √3 आया, तो यह किस में लिखे, तो यह हम किसी में भी नहीं लिख पा रहे थे, तो इसके लिए हमने एक अलग सी संख्या की खोजी जिसे इरेशनल नंबर कहते हैं। इसे पाई, √2, √3 इंफिनिटी आता है। जब रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर को मिला दिया गया तो यह एक वास्तविक संख्या बन गई, अर्थात वास्तविक संख्या का वर्ग करने पर हमें पॉजिटिव संख्या मिलती है। देखिए सबसे पहले हम नेचुरल नंबर के बारे में पढ़े, उसके बाद हम होल नंबर के बारे में पढ़े, अर्थात होल नंबर में नेचुरल नंबर आ जाएगा, नेचुरल नंबर होल नंबर में आ जाएगा, लेकिन होल नंबर नेचुरल नंबर में नहीं आएगा। इसी तरह इसके बाद हम इंटीजर में पढ़े, जिसे z द्वारा सूचित करते हैं। तो z नंबर में होल नंबर और नेचुरल नंबर दोनों आ जाएंगे, लेकिन z इन दोनों में नहीं जाएगा। इसी तरह आगे हमने रेशनल नंबर पढ़ा, हमने रेशनल नंबर जाना। रेशनल नंबर में बाकी सब संख्या आ जा रहा था, रेशनल नंबर में आ जाएगा नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, ये सब रेशनल नंबर में आ जाएंगे, लेकिन यह इसमें नहीं जाएगा, क्योंकि इसमें किसी में भी आप 2/3 ऊपर वाले में नहीं लिख सकते, इसलिए यह इसमें नहीं जाएगा। अब एक अलग तरह की संख्या में मिला जो इरेशनल नंबर था, इरेशनल नंबर था, जिसमें पाई, √2, जिसका दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती हो, इरेशनल नंबर मिला, जिसमें पाई, √2, इसका दशमलव प्रसार अशांत
अपूर्णांक अनावर्ती होता है, इसलिए यह एक अलग तरह की संख्या थी। तो यह इरेशनल नंबर हो गया। जब इन दोनों को मिला दिए हम, जब इन दोनों को हम मिला दिए तब हमें रियल नंबर प्राप्त हुआ, रियल नंबर प्राप्त हुआ। तो रियल नंबर में हमें क्या आ गया, रियल नंबर में बाकी सारी संख्याएं आ गई, नेचुरल नंबर भी आ गया, होल नंबर भी आ गया, पूर्णांक भी आ गया, रेशनल नंबर भी आ गया, इरेशनल नंबर भी आ गया। रियल नंबर में बाकी सब संख्या आ जाएगा। तो रियल नंबर का परिभाषा है किसी संख्या का वर्ग करने पर तो हमें पॉजिटिव संख्या प्राप्त होता है तो हम उसे रियल नंबर कहते हैं। अगर यह हमें रूट के अंदर माइनस में प्राप्त अर्थात वही 0 से छोटा प्राप्त हो, जैसे कि -2 प्राप्त हो गया, अब इसका वर्ग करेंगे तो हमें -2 ही प्राप्त होगा। जैसे इसका वर्ग हम करते हैं, वर्ग करने को तो हमें निगेटिव नंबर प्राप्त होगा, अर्थात यह रियल नहीं था, तो इसे हम इमेजिनरी नंबर मान लेंगे, अर्थात अवास्तविक संख्या। इसे अब हम यहाँ रूट अंडर -2 को अवास्तविक संख्या कहते हैं। तो अब एक अलग तरह की संख्या आ गया जिसे अवास्तविक संख्या कहते हैं। जैसे यहाँ मान लीजिए √-2, यह क्या हुआ, इमेजिनरी नंबर। अब रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर को मिला देने पर भी हमें कॉम्प्लेक्स नंबर मिलता है। आगे हम जानते हैं अब कॉम्प्लेक्स नंबर में हम जानेंगे रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर को मिला देने पर ही कॉम्प्लेक्स नंबर प्राप्त होता है। अब कॉम्प्लेक्स नंबर को किस तरह से लिखते हैं यह हम देखेंगे। कॉम्प्लेक्स नंबर अब मान लीजिए बाकी सारी संख्या चलाएगी, नेचुरल, होल, इंटीजर, रेशनल, इरेशनल, रियल, इमेजिनरी, बाकी सारी संख्याएं चले आएगी अब कॉम्प्लेक्स नंबर में। अब इसे समझते हैं कि इसे किस तरह से लिखेंगे। यहां मान लीजिए हम इमेजिनरी नंबर में -√2 प्राप्त है, रूट अंडर -2 है, तो अब किसे लिखेंगे, इसे इस तरह लिख सकते हैं। हम इसे इस तरह लिख सकते हैं। तो हम किसी भी संख्या में अगर √1 से गुणा कर देंगे तो वह इमेजिनरी बन जाएगा, यह हम जानते हैं। मान लीजिए यहाँ √3 इसी तरह यहाँ √3 है, अब इसको गुना करते हैं अगर √1 से तो हमें इमेजिनरी नंबर प्राप्त हो जाएगा। तो हमने क्या देखा, हमने देखा कि सारे इमेजिनरी नंबर में √1 कॉमन है, तो इसी को हम I लिखते हैं। छोटा I, √1 को I लिखते हैं। इसे यूलर नामक मैथमेटिशियन ने दिया था, यूलर। इसका संकेत यूलर नामक मैथमेटिशियन ने। अब यहाँ लिखिए, अगर वहीं I² कर दिया जाए, I² बराबर क्या हो जाएगा, I का स्क्वायर किए तो -1 प्राप्त हुआ। देखिए हमने I का पावर 3 किया तो हमें क्या प्राप्त हुआ, -5। I गुने I² लिख सकते हैं। I का मतलब √1 और I² का हम निकाले हैं -1। इस तरह गुना किया तो क्या प्राप्त हुआ, √1 या इसको -I भी कह सकते हैं। देखिए हम I² I को हम आयोटा बोलते हैं, अर्थात
आयोटा, आई को हम आयोटा बोलते हैं। आयोटा स्क्वायर बराबर -1, आयोटा क्यूब बराबर माइनस आयोटा। अब आयोटा का पावर 4 करके देखेंगे तो हम इसको लिख सकते हैं आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा स्क्वायर बराबर क्या, -1 गुने -1 बराबर क्या प्राप्त होगा 1। अर्थात हमने क्या लिखा कि आयोटा का पावर -4 बराबर 1 आ जा रहा है। अब इस तरह हम देखते हैं, अगर मान लीजिए आयोटा का पावर 8 हो, आयोटा का पावर अगर 8 है बराबर हम आयोटा का पावर 4 इंटू आयोटा का पावर 4 बराबर 1 गुने 1 बराबर 1। इस तरह हम निकालेंगे। अगर मान लीजिए वही आयोटा का पावर 100 हो गया, आयोटा का पावर 200 हो गया, मान लीजिए आयोटा का पावर 1002 है, आयोटा का पावर 1002। अब इसे हम कैसे ज्ञात करेंगे? अब क्या करेंगे, हम आयोटा का पावर इस तरह करेंगे, आयोटा के पावर 4 गुने, मान लीजिए 1000 है तो 1000 में 4 से पहले भाग देंगे तो भाग देंगे तो क्या प्राप्त होगा? हम हमेशा 4 से ही भाग देंगे, 4 से भाग देंगे तो हमें 250 गुणनफल के रूप में और शेष 2 प्राप्त होगा, जो इस तरह से लिख देंगे। अब इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं आगे, इस तरह से। अब देखिए आयोटा के पावर 4 यहाँ गुना में है तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, अब हम जानते हैं आयोटा के पावर 4 बराबर क्या होता है, 1 होता है। तो अगर 1 का पावर 250 करे या कितना भी 1000 करे तो 1 ही प्राप्त होगा। गुने आयोटा स्क्वायर कितना प्राप्त होता है, -1, अर्थात हमें फाइनली क्या प्राप्त हुआ, -1। आंसर हमें क्या प्राप्त हुआ, -1। तो इस तरह हमने देखा कि आयोटा का कितना भी पावर ज्यादा किया जाए लेकिन उसका मान मैक्सिमम मान एक ही होता है और न्यूनतम मान कितना होगा, न्यूनतम मान -1 होगा। जैसे कि मान लीजिए आयोटा का पावर 6 करेंगे तो न्यूनतम मान -1 आयोटा का और आयोटा का मैक्सिमम मान कितना होगा, कितना भी पावर बढ़ाया जाए एक ही होगा। इन्हीं के बीच यह लाइन करता है। हमने देखा था कॉम्प्लेक्स नंबर 2 नंबरों से बना था, इमेजिनरी नंबर और रियल नंबर। तो हम कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर लिखेंगे तो उसमें दोनों आएगा, रियल नंबर भी आएगा, इमेजिनरी नंबर भी आएगा, या कोई एक आएगा, इमेजिनरी नंबर आएगा या रियल नंबर। लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर का जनरल फॉर्म तो दोनों में होगा। तो अगर कॉम्प्लेक्स नंबर को हम जेड द्वारा सूचित करते हैं, देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर को हम जेड द्वारा निरूपित करते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर को हमेशा जेड द्वारा निरूपित करते हैं। यहाँ अब इसका जनरल रूप क्या होगा, ए प्लस बी है, जहां ए और बी क्या है, रियल नंबर है और आई यही एक इमेजिनरी नंबर है। ए और बी रियल नंबर, मान लीजिए कोई संख्या ले सकते हैं और आई भी इमेजिनरी नंबर है। जैसे मान लीजिए एक उदाहरण ले लीजिए, Z1 कोई एक कॉम्प्लेक्स नंबर है Z1 जिसका मान 3 + 4 है, तो यहाँ क्या होगा, 3 भी रियल नंबर है 4 भी रियल नंबर है, लेकिन आई इमेजिनरी नंबर है। तो इसीलिए इसका जनरल रूप लिखे है Z बराबर A + B है, जहाँ A और B रियल नंबर है और आई इमेजिनरी नंबर है। हम जानते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर दो संख्या से बना है, रियल नंबर से और इमेजिनरी नंबर से। तो इसका पार्ट भी दो होगा, एक रियल पार्ट होगा एक इमेजिनरी पार्ट होगा। तो रियल पार्ट किसे कहेंगे, जो एक्चुअल में रियल केवल संख्या हो उसे हम रियल पार्ट कहेंगे, और जिसमें जो पार्ट इमेजिनरी संख्या के साथ होगा उसे इमेजिनरी पार्ट कहेंगे। तो इसमें दो पार्ट होगा, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट। तो ये हो गया रियल पार्ट और बी क्या होगा, इमेजिनरी पार्ट होगा, क्योंकि यह इमेजिनरी नंबर के साथ जुड़ा हुआ है, इमेजिनरी संख्या के साथ गुना है इसका, इसलिए यह इमेजिनरी पार्ट हुआ। तो यह हो गया रियल पार्ट।
यहाँ ए हो गया रियल पार्ट और यह हो गया इमेजिनरी पार्ट। अर्थात कॉम्प्लेक्स नंबर में दो पार्ट होता है, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट। अब जो उदाहरण के द्वारा हम समझेंगे। अब हमने उदाहरण के द्वारा यहाँ पर उदाहरण दिए हुए हैं z1 बराबर 5 + 6 आयोटा। तो इसमें आयोटा के साथ जो है वो इमेजिनरी पार्ट हुआ और जो माने खाली है उसे हम रियल पार्ट करेंगे। तो इसमें 5 रियल पार्ट है, इसमें 6 इमेजिनरी पार्ट है। इसी तरह यहाँ 9 रियल पार्ट है, यहाँ 4 इमेजिनरी पार्ट है। देखिए अगर केवल 5 दिया है तो हम उसे क्या करेंगे, वह कॉम्प्लेक्स नंबर है या नहीं देखते हैं। अगर z बराबर केवल 5 दिया हुआ है तो यह एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसे हम किस तरह लिख सकते हैं, जीरो आएगा। इसमें जीरो आएगा क्या है, इसमें इमेजिनरी पार्ट शून्य है, अर्थात इसमें ओनली रियल पार्ट है, ओनली रियल पार्ट है। इसे हम क्या करेंगे, प्योर रियल नंबर। यह क्या है, यह प्योर रियल नंबर है, इसमें इमेजिनरी पार्ट शून्य है। जिस कॉम्प्लेक्स नंबर में इमेजिनरी पार्ट शून्य है उसे प्योर रियल नंबर कहते हैं। अगर मान लीजिए अब हम देखेंगे केवल प्योर इमेजिनरी नंबर क्या होगा, वो तो प्योर रियल नंबर हो गया। प्योर इमेजिनरी नंबर क्या होगा, जिसमें रियल पार्ट शून्य हो जाए, उस जिसमें केवल इमेजिनरी पार्ट है उसे हम प्योर इमेजिनरी नंबर कहेंगे। इसमें हमने देखा केवल इमेजिनरी पार्ट है, इसलिए यह प्योर इमेजिनरी पार्ट है। इमेजिनरी पार्ट को हम आई एंड जेड से सूचित करते हैं। और रियल पार्ट को रियल पार्ट को आई एंड जेड से सूचित करते हैं और इमेजिनरी पार्ट को आई एंड जेड से सूचित कर देते हैं। तो इसमें रियल ओनली रियल पार्ट है, तो यह हो गया प्योर रियल नंबर और यह हो गया प्योर इमेजिनरी नंबर। अब हम इसके संक्रियाएं के बारे में देखेंगे। कॉम्प्लेक्स नंबर यह भी तो एक संख्या ही है, इसमें भी जोड़ घटाव गुणा भागा होता है। तो हम इसे देखेंगे कि यह कैसे काम करता है, इसमें जोड़ घटाव गुणा भागा कैसे काम करता है। हम देखेंगे ऑपरेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर में जोड़ घटाव गुणा भागा यह कैसे होता है। सबसे पहले हम देखते हैं एक में अब हम देखेंगे इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में दो कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे बराबर होते हैं। मान लिए मान लिया z1 बराबर a1 प्लस आयोटा b1, दूसरा मान है z2 बराबर a2 प्लस आयोटा b2। अगर z1 z2 तो इसमें कौन किसके बराबर होगा देखते हैं। अब देखिए हम यहाँ a1 i b1 रियल पार्ट को एक जगह करते हैं और इमेजिनरी पार्ट को एक जगह करते हैं। अब हम दोनों तरफ वर्क करेंगे। यहाँ देखिए हम अगर दो समिश्र संख्या बराबर होती है तो उसकी कौन सा भाग किसके बराबर होता है, इसके जानने के लिए हमने दो संख्या लिए z1 और z2। z1 बराबर a1 ये सब मान दिए, इधर रियल पार्ट एक जगह पर दिए, उसके बाद हमने वर्ग किया तो आयोटा स्क्वायर बराबर क्या होता है -9। अब इधर माइनस में तो इधर आया तो प्लस में हो गया। देखिए यहाँ आ गया है a1 - a2 का होल स्क्वायर b1 - b2 का होल स्क्वायर बराबर 0।
अब देखिए यह तो कभी पॉजिटिव संख्या प्राप्त होगा, क्योंकि स्क्वायर में कोई भी संख्या या यह भी रियल नंबर है, यह भी रियल नंबर, तो रियल नंबर का स्क्वायर कभी भी हमें पॉजिटिव ही प्राप्त होगा। तो इसलिए और इन दोनों का जो जीरो है, तो पॉजिटिव नंबर का जो तो कभी जीरो हो नहीं सकता है, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव हो तभी जीरो, अर्थात यह दोनों संख्या क्या है, दोनों जीरो है, तभी जीरो और प्लस जीरो बराबर जीरो आया होगा। अगर कोई एक मान लीजिए कोई एक आ गया संख्या यहाँ और यहाँ पर कभी निगेटिव होगा नहीं कि दोनों मिलकर के जीरो होंगे, तो इसीलिए a1 प्लस a1 माइनस a2 का होल स्क्वायर बराबर जीरो। तो हमने क्या देखा कि जब दो रियल नंबर, जब दो कॉम्प्लेक्स नंबर बराबर हो तो उनका रियल पार्ट बराबर होता है और इमेजिनरी पार्ट बराबर होता है, और ReZ1 बराबर होगा ReZ2 के। अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर बराबर हो तो उनका रियल पार्ट भी बराबर होता है। यहाँ एक उदाहरण दिया हुआ है, एग्जाम्पल 4 प्लस bi बराबर a प्लस 3i। यहाँ अब मान लीजिए अगर पूछे a और b का मान बताइए, a और b का मान बताएं, तो हम यहाँ a और b का मान कैसे निकालेंगे? तो हम जानते हैं दो कॉम्प्लेक्स नंबर अगर आपस में बराबर हो तो उसका रियल पार्ट दूसरे संख्या के रियल पार्ट के बराबर होता है, और उसी तरह इमेजिनरी पार्ट के बराबर होता है। तो इसमें रियल पार्ट क्या है, जे, अर्थात इसका क्या होगा, इस सम्मिश्र संख्या का रियल पार्ट इस सम्मिश्र संख्या के रियल पार्ट के बराबर होगा। तो यहाँ क्या है, तो हो जाएगा 4 बराबर e, अर्थात e बराबर 4, और उसी तरह इमेजिनरी पार्ट के बराबर होगा, तो अर्थात b बराबर 3। इस तरह Z1 बराबर मान लीजिए यह दिया हुआ था, Z2 बराबर है, अगर दोनों बराबर है तो हम a और b का मान कैसे निकालेंगे? तो हम जानते हैं कि जब दो सम्मिश्र संख्या आपस में बराबर हो तो उनका रियल पार्ट के बराबर होता है और इमेजिनरी पार्ट के बराबर होता है। जो नहीं, इस तरह बहुत लंबा प्रोसेस हो जाता है और यह नहीं है। अब हम आगे देखेंगे इसके जोड़ करने। सम्मिश्र अब देखेंगे दो सम्मिश्र संख्या का जोड़, तो मान लीजिए एक सम्मिश्र संख्या Z1 बराबर यहाँ दो सम्मिश्र संख्या है, Z1 बराबर a1 प्लस आयोटा b1 और Z2 बराबर a2 प्लस आयोटा b2। कॉम्प्लेक्स नंबर में जब दो सम्मिश्र संख्या को जोड़ते हैं तो उसका रियल पार्ट उसके रियल पार्ट से जुड़ता है और दूसरे का इमेजिनरी पार्ट के साथ जुटेगा, अर्थात Z1 प्लस हमने क्या देखा, जब दो सम्मिश्र संख्या को जोड़ते हैं तो उसका रियल पार्ट के साथ जुड़ता है और इमेजिनरी पार्ट के साथ जुड़ता है। इसको उदाहरण द्वारा समझेंगे। जैसे अगर Z1 बराबर Z1 बराबर 2 प्लस 3i और Z2 बराबर 4 प्लस i 5i है, तो अभी यह किस तरह जुटेगा हम देखेंगे। अब इसका रियल पार्ट रियल के साथ जोड़ देंगे, अर्थात 2 और 4 का एक जगह कर देंगे और प्लस i और 3 और 5 एक जगह कर देंगे।
इस तरह से फोटो दिख रही है। हमने क्या देखा कि इसका रियल पार्ट के साथ जुड़ता है और इमेजिनरी पार्ट के साथ जुड़ता है। अब हम देखेंगे सब्सट्रैक्शन इसका। सब्सट्रैक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, टू कॉम्प्लेक्स नंबर। अगर दो सम्मिश्र संख्या Z1 बराबर जिस तरह हम एडिशन में पढ़ते हैं उसी तरह सब्ट्रैक्शन में होता है। जैसे एडिशन में क्या था, रियल पार्ट के साथ जुड़ रहा था, उसी तरह इसमें भी इमेजिनरी पार्ट के साथ घटेगा और रियल पार्ट के साथ घटेगा। जैसे कि यहाँ दे दिया जाए Z1 माइनस Z2, तब यहाँ डायरेक्ट लिख देंगे हमने क्या देखा कि इसमें भी इमेजिनरी पार्ट के साथ इमेजिनरी पार्ट घट रहा है और रियल पार्ट के साथ रियल पार्ट घट रहा है। अब उदाहरण द्वारा समझते हैं। यहाँ दो दिया हुआ है Z1 बराबर 6 + 3 आएगा और Z2 बराबर 2 + 4 आएगा। अगर Z1 माइनस Z2 लिखना हो तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ देखिए इसका रियल पार्ट 6 है तो यहाँ Z1 का 6, A1 के जगह पर क्या है 6 है तो 6 लिख दी, और A2 के जगह पर क्या है तो 2 है तो -2 प्लस इसमें तो प्लस आयोटा है आयोटा। अब यहाँ देखिए ये B1 के जगह पर 3 है और B2 के जगह पर 4 है तो यहाँ B1 बराबर 3 - 4, 6 में से 2 गया तो 4, इस तरह हम डायरेक्ट निकाल लेंगे। Z1 बराबर A1 + आयोटा B1 दिया हुआ है, Z2 बराबर A2 + आयोटा। अब इसका मल्टीप्लिकेशन देखेंगे, अगर Z1 × Z2 हो तो क्या होगा, हमने यहाँ क्या देखा कि दो सम्मिश्र संख्या का गुणनफल करते हैं तो अगर मान लीजिए यहाँ Z1 बराबर A1 + आयोटा B1 है, Z2 बराबर A2 + आयोटा B2, इस तरह गुणा करेंगे तो हमें क्या आएगा A1 × A2 माइनस B1 × B2 प्लस आयोटा A1 × B2 प्लस A2 × B1। अब एक उदाहरण के द्वारा समझ लेते हैं। यहाँ देखिए Z1 बराबर दिया है 2 + 3 आयोटा, Z2 बराबर दिया है 2 + 3 आयोटा। यहाँ 2 नहीं, यहाँ मान लीजिए यहाँ 1 + 5 आयोटा दिया है। इस दोनों का गुणनफल क्या होगा, हमने क्या लिखा था फॉर्मूला में, Z1 × Z2 बराबर A1 × A2। A1 क्या है इसमें 2 है और A2 क्या है 1 है, A1
A1 इंटू A2, तो 2 गुने A कितना होगा 2, और माइनस था B1 इंटू B2, तो B इसमें कौन है, B1 है 3 और B2 है 5, इन दोनों में गुना करेंगे तो 5 या 15। अब देखिए आयोटा का आयोटा उतार देंगे यहाँ, और वहां A1 इंटू B2 है, तो A1 क्या है, A1 है 2 और B2 क्या है, B2 है 5, और उसके बाद था A2 इंटू B1, तो A2 क्या है 3 और B2 क्या, B1 क्या है 8, बराबर में क्या प्राप्त हुआ -30 प्लस, यहाँ गलत बोल दिए थे, यहाँ दिया हुआ था A2 हुआ यह और B1 हुआ यह, तो A2 इंटू B1 है, तो A2 यह आएगा गुना B1। अब इस तरह डायरेक्ट आएगा 13 प्लस 13 आएगा, -13 प्लस 13 आएगा। अगर इस तरह से हम गुना करते तो बहुत लंबा समय लगता, लेकिन इस तरह शॉर्ट हो जाएगा। अब हम पढ़ेंगे एक सम्मिश्र संख्या को दूसरे सम्मिश्र संख्या से भाग देने पर किस तरह सहूलियत से हम बनाएंगे, हम देखते हैं आगे। अब देखते हैं दो कॉम्प्लेक्स संख्याओं का भाग बढ़िया है, Z1 बराबर A1 प्लस आयोटा B1, Z2 बराबर A2 प्लस आयोटा B2 दिया हुआ है, तो Z1 अपॉन Z2 का मान क्या होगा, Z1 अपॉन Z2 का मान क्या होगा। यहाँ देखिए अब नीचे आयोटा आ गया, तो नीचे आयोटा हम हटाएंगे, नीचे आयोटा हटाने के लिए हम क्या करेंगे, हर प्रमेयीकरण में क्या करते हैं, जैसे यहाँ नीचे वाले को पलट देते हैं, गुना लिख देते हैं, और यहाँ प्लस है तो माइनस कर देते हैं, A2 माइनस आयोटा B2। अब इसी तरह यहाँ कर देंगे अपॉन, देखिए यहाँ पर जब सेमी है तो यह काट दीजिएगा तो ये हो जाएगा, तो इसे कहते हैं हर प्रमेयीकरण करेंगे तो इसका फाइनल रिजल्ट प्राप्त होगा। यहाँ देखिए हम इमेजिनरी पार्ट अलग कर दिए, रियल पार्ट अलग कर दिए और इमेजिनरी पार्ट अलग कर दिए, और पूर्ण घटक दोनों जगहों में भाग दे दिए, तो हमें फाइनली क्या प्राप्त हुआ, Z1 अपॉन Z2 बराबर इस तरह में प्राप्त हुआ, Z1 अपॉन Z2 बराबर क्या होगा, A1 इंटू A2 प्लस B1 इंटू B2 अपॉन A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर। हमें मल्टीप्लिकेशन में क्या प्राप्त हुआ, A1 इंटू A2 रियल पार्ट में प्राप्त हुआ था, तो इसमें भी रियल पार्ट में क्या प्राप्त हुआ, A1 इंटू A2 और B1 इंटू B2, तो इसमें माइनस में था, रियल पार्ट में मल्टीप्लिकेशन में जो था, तो यहाँ रियल पार्ट में क्या था, A1 इंटू A2 माइनस B1 इंटू B2, लेकिन वही डिवीजन में क्या है, A1 इंटू A2 प्लस B1 इंटू B2, और नीचे A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर का, यहाँ A2 स्क्वायर और B2 स्क्वायर, और इधर क्या था A2 इंटू B1 प्लस, यहाँ प्लस था तो यहाँ निगेटिव हो गया B2 इंटू A1, बाकी यही तो अंतर है। अब देख लेते हैं एक उदाहरण में, देखिए यहाँ Z1 बराबर दिया है 4 प्लस 5 आएगा और Z2 बराबर 3 प्लस 2 आएगा। अब Z1 अपॉन Z2 का मान क्या होगा, अब यहाँ से हम देखेंगे, यहाँ क्या है A1 इंटू A2, इसमें A1 क्या है 4 है और A2 3 है, 4 गुना 3, उसके बाद क्या है प्लस B1 इंटू B2, तो इसमें B1 क्या है 5 है और B2 2 है, तो प्लस 5 गुने 2 अपॉन A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर, इसमें A2 क्या है
3 है और b2 क्या है 2 है, तो 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस आयोटा। अब यहाँ देखेंगे, यहाँ है a2 b1, इसमें a2 क्या है, a2 यह है और b1 यह है, तो a2 b1 तो 3 × 5 बराबर 15 और उसके बाद क्या है, यहाँ माइनस का सिंबल है तो माइनस। अब देखिए b2 है × a1, तो b2 क्या है, b2 2 है और a1 4 है, तो 4 × 2 बराबर 8 अपन a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर, a2 क्या है 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। अब इधर हम देख लेते हैं, इस तरह में फाइनली ग्राफ क्या होगा 22/40 प्लस 7/13 आएगा। इस तरह हम डायरेक्ट फॉर्मूला प्रयोग करेंगे, यह लिख लीजिएगा और क्वेश्चन बनाइए। कोई डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा।